एक बार, ठीक है। तो देखिए, सेपरेशन टेक्निक का टॉपिक चल रहा था और सेपरेशन टेक्निक्स में मैंने आपको बहुत सारी सेपरेशन टेक्निक्स बताई थी। कौन कौन सेपरेशन टेक्निक्स जो मैंने आपके साथ डिस्कस की थी, जैसे स्टार्टिंग से करते हैं डिकैंटेशन, मैंने आपको सेपरेशन टेक्निक्स बताई। उसके बाद मैंने आपको उसको सेडिमेंटेशन कहते हैं ये भी बताया। उसके बाद मैंने आपको बताया कि फिल्ट्रेशन क्या होती है, और उसके बाद मैंने आपको बताया कि जो क्रोमेटो सॉरी जो दूसरी टेक्निक जैसे कि हम कह सकते हैं इवेपोरेशन टेक्निक हो गई है ना। उसके साथ हम सेंट्रीफ्यूगेशन टेक्निक, मैग्नेटिक सेपरेशन, ये सब मैंने टेक्निक्स आपको आपके साथ डिस्कस कर ली थी। अब जो मैं सेपरेशन टेक्निक्स में नेक्स्ट टेक्निक की तरफ चल रहा हूँ, दैट इज क्रिस्टलाइजेशन। क्रिस्टलाइजेशन टेक्निक जो है जस्ट इक्वल टू द टेक्निक दैट इज नोन एज इवेपोरेशन टेक्निक। बात करते हैं क्रिस्टलाइजेशन टेक्निक के बारे में, और वहां से आगे जितनी भी टेक्निक्स है आज हम कंप्लीट कर लेंगे, ठीक है। तो देखते हैं क्रिस्टलाइजेशन। क्रिस्टलाइजेशन टेक्निक, द टेक्निक दैट इज नोन एज क्रिस्टलाइजेशन टेक्निक। अब इस क्रिस्टलाइजेशन टेक्निक के बारे में हम समझते हैं कि क्या होती है। बेसिकली इसमें वर्ड आ रहा है क्रिस्टल। क्रिस्टल का मतलब सॉलिड सब्सटेंस, प्रॉपर्टी सम लाइक दैट ऑफ क्रिस्टल्स। क्रिस्टल्स मतलब एक परफेक्ट ज्योमेट्री के सब्सटेंस होते हैं, दैट इज नोन एज क्रिस्टल्स हम कह सकते हैं, ठीक है। तो क्रिस्टलाइजेशन एक ऐसी टेक्निक होती है जिसमें कोई सॉल्यूट जो है वो किसी सॉल्वेंट में डिसॉल्व करते हैं, और करने के बाद उस सॉल्यूट पे हम क्रिस्टल फॉर्मेशंस कर लेते हैं, दैट इज नोन एज क्रिस्टलाइजेशन, ठीक है। इवेपोरेशन और क्रिस्टलाइजेशन टेक्निक को समझे, दोनों टेक्निक नियर अबाउट सेम होती है। बस डिफरेंस क्या होता है कि इवेपोरेशन टेक्निक जो होती है उसमें हमने क्या किया, कोई वॉलेटाइल और नॉन वॉलेटाइल सब्सटेंस थे, उनमें से जैसे हमने हीट किया, जैसे हमारे पास कॉमन सॉल्ट है, कॉमन सॉल्ट को हीट किया तो सीधा क्या हुआ कि जो उसमें वाटर थे, वाटर के मॉलिक्यूल्स थे, वो क्या हो गए, इवेपोरेट हो गए। लेकिन जो हमारे पास बाकी सब्सटेंस है, जैसे कि नॉन वॉलेटाइल सॉल्ट, जो सॉल्ट थे, वो इवेपोरेट नहीं हो पाए, ठीक है। तो वो सब्सटेंस क्या हो गए, सेपरेट आउट हो गए बाय हीटिंग ओनली, ठीक है, या इवेपोरेशन करके हम सब्सटेंस को अलग कर सकते हैं, दैट इज इवेपोरेशन टेक्निक। अब यहाँ पे हम बात कर जो बात क्रिस्टलाइजेशन। क्रिस्टलाइजेशन में क्या होगा, जैसे एग्जांपल से समझते हैं। एग्जांपल जो है वो हमें बहुत अच्छे समझा देंगे कि क्रिस्टलाइजेशन तरीका होता क्या है। हमने कहा कि कॉपर सल्फेट होता है, कॉपर सल्फेट डिसॉल्व इन वाटर। कॉपर सल्फेट डिसॉल्व होता है वाटर में। अब कॉपर सल्फेट का हम केस समझते हैं। अगर कॉपर सल्फेट अकेला प्रेजेंट है, मतलब इसके साथ कुछ नहीं है, नोन एज अनहाइड्रस कॉपर सल्फेट। और अनहाइड्रस कॉपर सल्फेट जो होता है दैट इज कलर ऑफ व्हाइट। उसका कलर कैसा होता है, व्हाइट कलर। लेकिन ब्लू कलर का जो कॉपर सल्फेट होता है दैट इज हाइड्रेटेड कॉपर सल्फेट। कैसा होगा, हाइड्रेटेड, CuSO4.5H2O। इसे कहते हैं हाइड्रेटेड कॉपर सल्फेट या वाटर ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ क्रिस्टलाइजेशन। कितने वाटर मॉलिक्यूल्स इसके साथ ऐड अप हो गए हैं, ठीक है। तो बेसिकली कॉपर सल्फेट जो होता है वो अकेला अगर प्रेजेंट है तो अनहाइड्रस कहलाता है, और जिसमें वाटर मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट दैट इज हाइड्रस। तो जब हम कॉपर सल्फेट को जो हमारे लैब में प्रेजेंट होता है बेसिकली वो कैसे कलर का होता है, ब्लू कलर का होता है। इसका मतलब वो कौन सा कंपाउंड होता है, कॉपर सल्फेट पेंटाहाइड्रेट। क्या नाम होता है, कॉपर सल्फेट पेंटाहाइड्रेट प्रेजेंट होता है, ठीक है। इस कॉपर सल्फेट पेंटाहाइड्रेट का जो कलर होता है ब्लू कलर का सॉल्ट होता है। मिक्स कर दिया, मिक्स करने से एक सॉल्यूशन मेरे सामने बन के आया। कैसा सॉल्यूशन होगा, उस पूरे सॉल्यूशन का कलर होगा ब्लू सा, ठीक है। हमने क्या किया, उस ब्लू कलर के सॉल्यूशन को जो वाटर के साथ मिक्स करने के बाद बना, उसको मैंने फिल्टर आउट कर लिया। फिल्टर आउट इसलिए किया गया ताकि जो भी इसमें कुछ इंप्योरिटीज रह गई है वो क्या हो जाए, सेपरेट आउट हो जाए। क्रिस्टलाइजेशन में इवेपोरेशन थोड़ा सा डिफरेंस प्रोसेस क्या होता है कि इवेपोरेशन प्रोसेस में हम क्या करते हैं, फिल्ट्रेशन नहीं करते, लेकिन यहाँ पे हमें फिल्ट्रेशन करना होता है ताकि जो भी इसमें डिसॉल्व इंप्योरिटीज है वो सेपरेट आउट हो जाए। तो सबसे पहले सॉल्यूशन को फिल्ट्रेट आउट कर लिया,
उसके बाद उस सॉल्यूशन जो हमारे पास फिल्ट्रेट आया है उस सॉल्यूशन को एक बीकर में डाल दिया। ये मान लो मेरे पास एक बीकर है, इस बीकर के अंदर मैंने एक सॉल्यूशन भर दिया, इसका कॉपर सल्फेट का सॉल्यूशन। इसका किसका सॉल्यूशन है? कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन इसके अंदर फिलअप कर दिया। इस बीकर को एक स्टैंड पे मैंने माउंट कर दिया, ठीक है, स्टैंड के ऊपर माउंट कर दिया। माउंट करने के बाद नीचे से मैंने इसको हीट करना स्टार्ट किया। इस तरीके से मैंने हीट करना स्टार्ट किया बाय यूजिंग द बर्नर। जैसे हीट करेंगे तो आप देखोगे जो इसमें वाटर के मॉलिक्यूल्स थे वो क्या होंगे? इवेपोरेट होने स्टार्ट हो जाएंगे। जो वाटर के मॉलिक्यूल्स थे वो क्या होने लग गए? इवेपोरेट होने स्टार्ट हो गए। जो इवेपोरेट हो रहे हैं ये दे आर नोन एज वाटर मॉलिक्यूल्स। वाटर मॉलिक्यूल्स जो होते हैं वो इवेपोरेट हो जाते हैं। जितने वाटर मॉलिक्यूल्स है वो क्या हो जाएंगे? इवेपोरेट हो जाएंगे। इवेपोरेट होने के बाद धीरे धीरे आप देखो कुछ समय के बाद क्या होगा? जो लेवल है इसमें सॉल्यूशन का वो धीरे धीरे क्या होगा? होना स्टार्ट हो जाएगा, कम होना स्टार्ट हो जाएगा। अब कम होगा तो लास्ट में एक विस्कस सा सब्सटेंस बच जाएगा, गाढ़ा सा सब्सटेंस, ठीक है। जैसे हम कह सकते हैं बहुत ही ज्यादा गाढ़ा, विस्कस, जैसे हनी होता है बहुत ज्यादा विस्कोसिटी, इसकी विस्कोसिटी बहुत ज्यादा होती है, बहुत गाढ़ापन आता है। सेम ऐसे ही साथ विस्कस सब्सटेंस बच जाए जब इसमें से काफी सारे वाटर मॉलिक्यूल्स क्या हो जाएंगे? इवेपोरेट हो जाते हैं। बहुत सारे वाटर मॉलिक्यूल्स क्या हो जाते हैं? इवेपोरेट हो जाते हैं। एक विस्कस सब्सटेंस इसके अंदर बच जाता है, जिसका जो अमाउंट है एज कंपेरिजन टू स्टार्टिंग सॉल्यूशन से क्या हो जाएगा? लेस हो जाएगा। वो जो विस्कस का सॉल्यूशन जो सब्सटेंस हमारे पास बच गया, इस विस्कस सब्सटेंस को, विस्कस सब्सटेंस जो भी है सॉल्यूशन जो भी हमारे पास है, विस्कस सॉल्यूशन जो है वो बिल्कुल हमारे पास बच गया। हमने क्या किया? इसको हमने लिया, दूसरे कंटेनर में डाल दें या फिर इसी कंटेनर को हम क्या कर दें? कूल डाउन कर दें। कूल डाउन मतलब इसको ठंडा कर दें। ठंडा करने से क्या होगा? जो विस्कस लिक्विड था वो धीरे धीरे किसमें कन्वर्ट होना स्टार्ट हो जाएगा? सॉलिड में कन्वर्ट होना स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है। तो बाय यूजिंग द कॉन्सेप्ट ऑफ कूल डाउन, फ्रीजिंग भी कर सकते हैं, कूल डाउन भी कर सकते हैं, ठीक है। ये समझ में आया? तो हम क्या कर सकते हैं? कूल डाउन करते हैं तो जो हमारे पास विस्कस जो सॉल्यूशन था, सब्सटेंस था, वो किसमें हो जाएगा? क्रिस्टल्स में, क्रिस्टल्स में कन्वर्ट हो जाएगा। तो कॉपर सल्फेट के जो ब्लू कलर क्रिस्टल्स बनते हैं हम लैब में बना सकते हैं, ठीक है। तो वो जो ब्लू कलर के जो क्रिस्टल्स बनेंगे दैट इज नोन एज क्रिस्टल्स ऑफ क्रिस्टलाइजेशन प्रोसेस से बन जाए। इस तरीके से हमने क्या किया? एक सॉल्यूशन बनाया, किसका? कॉपर सल्फेट को डिसॉल्व किया वाटर में, एक सॉल्यूशन बना। ये सॉल्यूशन जो है विस्कस सा सॉल्यूशन क्या होगा? ये सॉल्यूशन जो है इसको हमने क्या किया? हीट अप किया। तो जो इसमें से वाटर मॉलिक्यूल्स था धीरे धीरे इवेपोरेट होने स्टार्ट हो गए। लास्ट में विस्कस का सॉल्यूशन हमारे पास बच गया। इस विस्कस सॉल्यूशन को हमने इस दूसरे कंटेनर में डाल लिया, इसी कंटेनर में छोड़ सकते हैं और उसको हम कूल डाउन कर लेते हैं। जैसे कूल डाउन करेंगे तो क्रिस्टल्स जो है मतलब विस्कस सब्सटेंस से क्रिस्टल्स मतलब सॉलिड सब्सटेंस बनने स्टार्ट हो जाएंगे। तो वो धीरे जो बनते हैं दैट इज द प्रोसेस ऑफ क्रिस्टलाइजेशन। इस तरीके से जो भी कॉपर सल्फेट में मान लो इम्प्योरिटीज थी वो सेपरेट आउट हो फिल्ट्रेशन से, लास्ट में जो क्रिस्टल्स बने कॉपर सल्फेट के बने, इस तरह से वाटर क्या हो गया? सेपरेट आउट हो गया। तो हम कह सकते हैं क्रिस्टलाइजेशन भी टेक्निक होती है जिसकी मदद से हम क्या कर सकते हैं? एक सब्सटेंस को, एक मिक्सचर जो हमारे पास बन के आए उस मिक्सचर को हम सेपरेट आउट कर सकते हैं। समझ में आया? क्रिस्टलाइजेशन टेक्निक क्या होती है? इस तरह की टेक्निक जिसमें एक सब्सटेंस को दूसरे सब्सटेंस से क्या कर सकते हैं? सेपरेट आउट कर सकते हैं। दैट इज नोन एज क्रिस्टलाइजेशन टेक्निक क्या होती है, ठीक है। कॉपर सल्फेट ले सकते हैं, इसकी जगह मैग्नीशियम सल्फेट सॉल्ट लेंगे या और डिफरेंट टाइप ऑफ सॉल्ट ले सकते हैं तो उसके क्रिस्टल्स भी बन सकते हैं। जैसे फेरस सल्फेट होता है FeSO4, फेरस सल्फेट जो होता है अनहाइड्रेट्स व्हाइट कलर का होता है, लेकिन इसके साथ 7 मॉलिक्यूल्स वाटर के अटैच हो जाते हैं दैट इज फेरस सल्फेट हाइड्रेटेड। इसका जो कलर होता है वो होता है बेटा ग्रीन। इसके भी हम क्या बना सकते हैं? क्रिस्टल्स बना सकते हैं। समझ में आया? इस तरीके से क्रिस्टलाइजेशन क्या कर सकते हैं कि हम डिफरेंट टाइप के जो हमारे पास सॉल्ट है उसके क्रिस्टल्स बना सकते हैं। टेक्निक सुपीरियर देन द इवेपोरेशन टेक्निक। ऐसा किस लिए? क्योंकि जो इम्प्योरिटीज होती है, इम्प्योरिटीज का जो अमाउंट होता है क्रिस्टलाइजेशन प्रोसेस में क्या होता है? नियर अबाउट
ना के बराबर मतलब इवेपोरेशन में इम्प्योरिटीज हो सकती है, तो इसलिए डिस्टिलेशन टेक्निक इज सुपीरियर एज कंपैरिजन टू इवेपोरेशन टेक्निक। समझ में आ गया होगा आपको डिस्टिलेशन टेक्निक क्या होती है, मतलब एक सब्सटेंस को दूसरे उसके सॉल्यूशन में जो दूसरा सब्सटेंस है उससे सेपरेट आउट करना, दैट इज नोन एज डिस्टिलेशन टेक्निक। समझ में आया डिस्टिलेशन टेक्निक क्या होती है। अब हम चलते हैं बेटा नेक्स्ट टेक्निक की तरफ। आपको टेक्निक बहुत अच्छे से समझ में आ गई, सबको अच्छे से दिख भी रहा है और आवाज भी सबको अच्छे से सुनाई दे रही होगी, इसलिए आपको ये चीज डाउट नहीं होगा इसमें कि टेक्निक कैसे वर्क करती है। अगर आपको वीडियोस में समझ में नहीं आया तो आपको अच्छे समझ में आ गया होगा कि डिस्टिलेशन टेक्निक किस तरह से वर्क करती है। समझ में आया। अब चलते हैं बेटा नेक्स्ट टेक्निक की तरफ। तो नेक्स्ट टेक्निक है दैट इज नोन एज सब्लिमेशन। नेक्स्ट टेक्निक जो है वो सब्लिमेशन है, और सब्लिमेशन जो होता है बहुत इंपॉर्टेंट टेक्निक है। इस टेक्निक से कई बार क्वेश्चंस आते हैं, तो याद रखना है कि सब्लिमेशन टेक्निक क्या होती है कि जो हमारे पास सब्लिमेटिंग सब्सटेंस है, मान लीजिए मेरे पास अमोनियम क्लोराइड है और एक है सोडियम क्लोराइड। इसमें जो अमोनियम क्लोराइड है जो वो है सब्लिमेटिंग सब्सटेंस, और जो इसमें सोडियम क्लोराइड प्रेजेंट है वो नॉन सब्लिमेटिंग सब्सटेंस है। अगर ये दोनों सब्सटेंस साथ साथ प्रेजेंट है और हम चाहते हैं कि ये सब्सटेंस अलग हो जाए बाय यूजिंग द कॉन्सेप्ट ऑफ सब्लिमेशन, तो टेक्निक कहलाएगी वहां पे सब्लिमेशन टेक्निक। तो एक मिक्सचर है, ये मिक्सचर जो है इस मिक्सचर में से एक चीज को हमें सेपरेट आउट करना है, और उसमें से एक चीज सेपरेट आउट होगी वो कैसे सब्सटेंस होगा, सब्लिमेटिंग सब्सटेंस होगा। सब्लिमेटिंग का मतलब ऐसा सब्सटेंस जो सॉलिड स्टेट से डायरेक्टली गैसियस स्टेट में कन्वर्ट हो जाए विदाउट पासिंग लिक्विड स्टेट, दैट इज नोन एज सब्लिमेशन। इसे क्या कहोगे, सब्लिमेशन कहोगे। इसका अपोजिट जो होता है दैट इज डिपोजिशन या डी सब्लिमेशन भी कह सकते हैं। उसमें क्या होता है कि इन विदाउट पासिंग लिक्विड स्टेट दैट इज डिपोजिशन। समझ में? ये कॉन्सेप्ट जो है डिपोजिशन और सब्लिमेशन वाला कॉन्सेप्ट जो है वो यहाँ पे लागू होगा सब्लिमेशन टेक्निक्स में। ठीक है, थोड़ा सा एलिमेंट्री आइडिया आपको समझ में आया सब्लिमेशन क्या होती है। अब इसके बारे में हम डिटेल में पढ़ते हैं, तो देखते हैं नेक्स्ट टेक्निक है सब्लिमेशन टेक्निक। देखिए भाई, सब्लिमेशन टेक्निक इस तरह की टेक्निक जिसमें सब्लिमेटिंग सब्सटेंस कैन बी सेपरेटेड आउट फ्रॉम द नॉन सब्लिमेटिंग सब्सटेंस। ठीक है, द टेक्निक in which the sublimating substance, सब्लिमेटिंग सब्सटेंस क्या हो सकते हैं, जैसे कि अमोनियम क्लोराइड, ठीक है, उसके साथ आयोडीन, कंफू, नेपलिन बॉल, ये सब होते हैं सब्लिमेटिंग सब्सटेंस। सो टेक्निक इन विच सब्लिमेटिंग सब्सटेंस कैन बी सेपरेटेड फ्रॉम नॉन सब्लिमेटिंग सब्सटेंस। नॉन सब्लिमेटिंग सब्सटेंस जैसे कि हम कह सकते हैं सैंड, सोडियम क्लोराइड, इस तरीके से नॉन सब्लिमेटिंग सब्सटेंस से सब्लिमेटिंग सब्सटेंस को सेपरेट करने के लिए जो टेक्निक भाई हम यूज करते हैं उसे क्या कहोगे, सब्लिमेशन टेक्निक कहोगे। ठीक है, सीधी सी बात समझ में आएगी। सब्लिमेशन एक ऐसी टेक्निक है जिसमें सब्लिमेटिंग सब्सटेंस को नॉन सब्लिमेटिंग या नॉन सब्लिमेटिंग सब्सटेंस से सेपरेट आउट कर दें, दैट इज नोन एज सब्लिमेशन टेक्निक। समझ में आ गया होगा कि इसकी डेफिनेशन और इसमें जो स्टेटमेंट है इसमें क्या लिखा हुआ है। क्लियर है? अब स्टेटमेंट तो हमें समझ में आ गया, लेकिन अब हम बात करते हैं कि इस स्टेटमेंट को हम एक्सपेरिमेंटल पॉइंट ऑफ व्यू से कैसे समझें। तो इसके लिए हमें क्या पढ़ना पड़ेगा, इसका एग्जाम्पल। ठीक है, एग्जाम्पल है जैसे कि सब्लिमेटिंग सब्सटेंस की बात करें, जैसे कि अमोनियम क्लोराइड, आयोडीन, बेंजीन, कंफू, नेपलिन बॉल, ये सब जो मैंने आपको एग्जांपल्स बताए दे आर कंसिडर्ड एज ए सब्लिमेटिंग सब्सटेंस। सैंड हो गया, सोडियम क्लोराइड, मैग्नीशियम क्लोराइड, ठीक है, कैल्शियम कार्बोनेट, ये क्या है, नॉन सब्लिमेटिंग सब्सटेंस है। इन सब्सटेंस से अगर सब्लिमेटिंग सब्सटेंस को अलग करना है तो हमें सब्लिमेशन टेक्निक को समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अब हम इसके एक्सपेरिमेंटल पॉइंट ऑफ व्यू की तरफ चलते हैं, तो देखते हैं एक्सपेरिमेंटल पॉइंट ऑफ व्यू और साथ में एग्जाम्पल के साथ। तो देखिए एग्जाम्पल,
एग्जाम्पल है सेपरेशन ऑफ अमोनियम, separation of ammonium chloride from sodium chloride, सोडियम क्लोराइड, अमोनियम क्लोराइड से सोडियम क्लोराइड को सेपरेट आउट करना है। इसमें से जो अमोनियम क्लोराइड है वो क्या होगा, सब्लिमेटिंग सब्सटेंस, और भाई जो सोडियम क्लोराइड है वो कैसा होगा, नॉन सब्लिमेटिंग सब्सटेंस। तो हमें यहाँ पे सब्लिमेशन टेक्निक से सेपरेट आउट करना है। अब बात आती है अमोनियम क्लोराइड और सोडियम क्लोराइड का फॉर्मूला क्या। सोडियम क्लोराइड का तो आपको बहुत आसानी से याद होगा, कई बार आता भी है हमारे डेली लाइफ में, कई बार हम इसको यूज करते हैं, पता है कहाँ, सॉल्ट में, नमक में, ठीक है। तो फॉर्मूला होता है NaCl, ठीक है। सोडियम क्लोराइड का फॉर्मूला होगा NaCl, ठीक है। कैसे बना ये भी थोड़ा सा एक बार डिस्कस कर लेते हैं ताकि हमें समझ में आए, बेसिकली थोड़ा आगे आएगा, लेकिन अभी मैं एक छोटा सा पॉइंट ऑफ व्यू आपको समझा देता हूँ कि सोडियम क्लोराइड का फॉर्मूला किस तरीके से बना। तो सोडियम जो होता है इसके एटम के अंदर क्या होता है कि इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट होते हैं, और सोडियम एटम जो है वो अपने एक इलेक्ट्रॉन को लॉस करके क्या कर लेता है, क्या कर लेता है कि एक इलेक्ट्रॉन लॉस कर लेता है और वो केटाइन में कन्वर्ट हो जाता है ताकि वो स्टेबिलिटी की तरफ बढ़ जाए। तो इसका मतलब सोडियम पॉजिटिव आयन बनता है, दैट इज कॉल्ड केटाइन, ठीक है। और ऐसी जो क्लोरीन है वो क्या करता है, स्टेबिलिटी अटेन करने के लिए एक इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट कर लेता है। जब इलेक्ट्रॉन का शेयरिंग हो, इलेक्ट्रॉन लॉस गेन हो, तो बॉन्डिंग क्रिएट होती है, और बॉन्डिंग क्रिएट होने से क्या होता है, डिफरेंट टाइप के कंपाउंड्स बन सकते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से क्लोरीन जो है Cl नेगेटिव हो। अब एक पॉजिटिव है एक नेगेटिव है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इसके बीच में वर्क करेगा, तो क्या होगा, ये पार्टिकल्स पास पास आएंगे और आपस में अपनी इलेक्ट्रॉन को लॉस गेन कर लेंगे और अपने बॉन्ड्स बना लेंगे, स्टेबल कंपाउंड बन जाएगा। ये तो हमें समझ में आया इसके फॉर्मूले से। अब हम इसकी कॉन्सेप्ट और समझते हैं, वैलेंसी। वैलेंसी का मतलब कितने इलेक्ट्रॉन लॉस गेन किए जाते हैं बॉन्डिंग फॉर्मेशन में, दैट इज कॉल्ड एज वैलेंसी। जिसमें एक इलेक्ट्रॉन लॉस किया इसकी वैलेंसी 1, इसने एक इलेक्ट्रॉन गेन किया इसकी वैलेंसी 1। तो हम इसको आगे चल के पढ़ेंगे। बेसिकली सोडियम को अगर 1 से मल्टीप्लाई करें और Cl को 1 से मल्टीप्लाई करें तो फॉर्मूला हमारे सामने बन के आता है NaCl। क्या बन के आएगा, NaCl। समझ में आया सोडियम क्लोराइड का फॉर्मूला किस तरीके से बनता है। अब हम बात करें अमोनियम क्लोराइड जो है उसका फॉर्मूला कैसे बनेगा। तो अमोनियम का मतलब NH4, दैट इज नोन एज अमोनियम आयन। अमोनियम जो होता है वो एक इलेक्ट्रॉन लॉस करता है, इसलिए अमोनियम आयन केटाइंस बनाते हैं। और उसके साथ है क्लोराइड, क्लोराइड का मतलब Cl नेगेटिव, इसमें भी वही है, सेम वैलेंसी 1 1, तो फॉर्मूला बनेगा NH4Cl। समझ में आ गया होगा अमोनियम क्लोराइड और सोडियम क्लोराइड किस तरीके से बना, क्लियर हो गया। अब हम अपने टॉपिक की तरफ चलते हैं कि जो हमारे पास सोडियम क्लोराइड अमोनियम क्लोराइड है उसको हम कैसे सेपरेट आउट कर सकते हैं, ठीक है। फॉर्मूला समझ में आ गया होगा, क्या होगा भाई फॉर्मूला, NaCl, और अमोनियम क्लोराइड का बोलो भाई NH4Cl। सबको समझ में आ गया होगा क्या फॉर्मूला होता है। इसमें से अमोनियम क्लोराइड क्या है, सब्लिमेटिंग सब्सटेंस, और सोडियम क्लोराइड कैसा है, नॉन सब्लिमेटिंग सब्सटेंस। तो बात समझ में आ गई होगी, तो एक सब्लिमेटिंग है दूसरा नॉन सब्लिमेटिंग, सेपरेट आउट तो करना ही है। देखो कैसे करेंगे, इसके लिए ना हम इसका डायग्राम बना लेते हैं। डायग्राम जो है वो बहुत अच्छे से आपको समझ में आ जाएगा, देखते हैं। सबसे पहले मैंने ले एक बाउल, जिसे हम चाइना डिश भी कह सकते हैं, लिया। इसको मैंने माउंट किया एक वायर गॉज के ऊपर। वायर गॉज का मतलब एक लोहे की जाली होती है एक तरह से, उसमें सेंटर में क्या होता है, हीट कंसंट्रेट होती है, इसलिए हम वायर गॉज को यूज करते हैं केमिस्ट्री लैब्स वगैरह। इस तरीके से हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं कि ये एक वायर गॉज है, ये क्या एक वायर गॉज है। इसके सेंटर पे हीट, एक पेपर लगा होता है, इससे हीट एक सेंटर पे कंसंट्रेट होती है। इस वायर गॉज को एक स्टैंड पे हमने फिट कर दिया। इतनी बात समझ में आ गई, ये वायर गॉज है और इसको स्टैंड पे फिट किया, और स्टैंड के नीचे भाई यहाँ हीट करना स्टार्ट किया। हीट किससे होगा भाई, बर्नर से। ये भाई हमारा बन गया बर्नर, ठीक है भाई। बर्नर से हीट करना स्टार्ट किया। इस जो चाइना डिश है
प्रॉक्लिन सीमेंट की बनी होती है, चाइनिश होती है। इससे क्या होता है, हाई टेम्परेचर में ये ब्रेक नहीं होती है, इसलिए हम चाइनिश को यूज करते हैं। ठीक है, समझ में आया? जैसे कि हमारे घर में वो नहीं होते मग्स वगैरह होते हैं बोन चाइना के, जिसमें हम चाय या कॉफी या दूध वगैरह पीते हैं, तो वो जो जिस मिट्टी के जिस चीज के बने होते हैं दैट इज प्रॉक्लिन। तो सेम चीज में यहाँ पे यूज है। ठीक है, हाई टेम्परेचर पे क्या होता है, ब्रेक नहीं होते, आसानी से नहीं होते। ठीक है, इसके बाद हम क्या करेंगे, इसके अंदर दोनों चीजें डालेंगे। दोनों चीजें क्या, एक सब्लिमेटिंग सब्सटेंस और दूसरा नॉन सब्लिमेटिंग। सब्लिमेटिंग सब्सटेंस क्या है, अमोनियम क्लोराइड, और नॉन सब्लिमेटिंग सब्सटेंस क्या है, सोडियम क्लोराइड है। तो दोनों चीज में डाल देते हैं भाई। पहले मैंने डाल दिया, ये दिखाई दे रहा होगा आपको, अमोनियम क्लोराइड। क्या डाल दिया, अमोनियम क्लोराइड। क्या डाल दिया, अमोनियम क्लोराइड। कैसा सब्सटेंस होगा, सब्लिमेटिंग सब्सटेंस। और दूसरी चीज जो है इसमें, वो भाई हम डाल देते हैं क्या, दूसरी चीज इसमें डाल दी, मान लो सोडियम क्लोराइड। और ऊपर जो आपको दिखाई दे रहा है वो क्या होगा, सोडियम क्लोराइड। वो क्या होगा, सो अब आप बताओ सोडियम क्लोराइड कैसा सब्सटेंस, तो आपका आंसर आएगा नॉन सब्लिमेटिंग सब्सटेंस। अमोनियम क्लोराइड कैसा सब्सटेंस, तो आंसर कैसा आएगा, सब्लिमेटिंग सब्सटेंस। बात समझ में आ गई? इसको हम कवर अप कर देते हैं एक फनल से। ये एक ग्लास की फनल होती है, इस तरीके से हम इसको कवर अप कर देते हैं। तो ये है एक फनल, ग्लास फनल। अब इसको हीट करेंगे, तो हीट करने के बाद जो सब्लिमेटिंग सब्सटेंस है, जो आपको दिखा दे रहा होगा नीचे वाला सब्लिमेटिंग सब्सटेंस, वो किसमें, सॉलिड से सीधा किसमें जाएगा, गैस में। गैस सब्सटेंस इसमें से इवेपोरेट हो सकते हैं, बाहर निकल सकते हैं। तो बाहर निकलने के लिए हम इसको रोक देंगे, तो क्या लगा देंगे, कॉटन प्लग लगा देंगे। क्या लगा देंगे, कॉटन प्लग। कॉटन प्लग लगा दिया। ठीक है, इससे क्या होगा, कॉटन एक रुई जो होती है उसके अंदर हम ऐसे लगा देंगे, ताकि इसमें से जो सब्सटेंस है बाहर ना निकले। ठीक है, समझ में आ गया? जैसे ही मैंने बर्नर से हीट करना स्टार्ट किया, आप देखोगे जो भाई सब्लिमेटिंग सब्सटेंस था वो धीरे धीरे किसमें कन्वर्ट होने स्टार्ट हो जाएगा, गैस में कन्वर्ट हो। और गैस में कन्वर्ट, जो सब्सटेंस गैस में होंगे उनके पास काइनेटिक एनर्जी ज्यादा होती है, तो वो क्या हो जाता है, इवेपोरेट हो जाता है। ठीक है, क्या हो जाएगा, इवेपोरेट हो जाएगा। ठीक है, इससे कोई डाउट है क्या बेटा? देखो, अगर डाउट है ना बेटा, तो आप मेरे को पर्सनल नंबर पे डिस्कस कर लेना। देखो, सोडियम क्लोराइड जो है यहाँ है, अमोनियम क्लोराइड यहाँ पे। ठीक है, तो सोडियम क्लोराइड को अमोनियम क्लोराइड से क्या कर लेंगे, सेपरेट कर लेंगे। तो जो अमोनियम क्लोराइड था वो सब्लिमेटिंग सब्सटेंस था, वो किसमें कन्वर्ट हो जाएगा, गैसियस सब्सटेंस में। सॉलिड सब्सटेंस डायरेक्टली इनटू गैसियस सब्सटेंस। अब क्या होगा, यहां से यहां तक बेसिकली क्या हो गया, सब्लिमेशन हो गया, सब्लिमेशन हो गया। बात समझ में आ गई, सॉलिड सब्सटेंस गैस में कन्वर्ट हो गया। अब गैस सब्सटेंस जो बाहर जा नहीं पाया, अब बाहर नहीं जा पाए क्योंकि कॉटन प्लग लगा हुआ है। तो क्या होगा, ये सब्सटेंस वापस आएंगे, मतलब इसके अंदर सर्कुलेट होंगे। तो क्या होगा, इसके पास एक ऑप्शन हो गया, किसके पास, अमोनियम क्लोराइड के पास, कि भाई वो जो लाइनिंग है ना, इस लाइनिंग के साथ स्टिकअप हो जाए। इस लाइनिंग के साथ मैंने क्या कर दिया, स्टिकअप कर दिया। तो यहाँ पे आप समझो कि क्या हो गया, डिपोजिशन, डिसब्लिमेशन, गैसीय सब्सटेंस दोबारा सॉलिड में कन्वर्ट हो गया। तो यहाँ पे क्या हो गया, डिपोजिशन, या फिर कह सकते हैं डिसब्लिमेशन। वहां तो सब्लिमेशन हुआ था, यहाँ डिसब्लिमेशन हो गया। गैसीय सब्सटेंस दोबारा से किस में कन्वर्ट हो गए, सॉलिड में कन्वर्ट हो गए। तो यहाँ पे धीरे धीरे क्या होगा, ये जो यहाँ पे अमोनियम क्लोराइड था, ये सारे का सारा यहाँ से खत्म हो जाएगा। कहाँ चला जाएगा, इसके अंदर क्या बच जाएगा, इसके अंदर सिर्फ एक ही चीज बच जाएगी, वो है हमारे नाम, हमारे पास है सोडियम क्लोराइड। समझ में, सोडियम क्लोराइड तो यहाँ है और अमोनियम क्लोराइड यहाँ। तो अमोनियम क्लोराइड को सोडियम क्लोराइड से क्या कर लिया, सेपरेट आउट कर लिया। कैसे, हीट से। ठीक है, हीट से क्या हुआ कि सॉलिड सब्सटेंस गैस में कन्वर्ट हो गए, और गैस वाला सब्सटेंस दोबारा सॉलिड में कन्वर्ट हो गया। तो सब्लिमेटिंग सब्सटेंस जो था वो नॉन सब्लिमेटिंग सब्सटेंस से क्या हो गया,
सेपरेट आउट हो गया। तो टेक्निक यहाँ पे क्या लगाई हमने, दैट इज सब्लिमेशन टेक्निक। तो समझ में आएगा सब्लिमेशन टेक्निक क्या होती है, इस तरह की टेक्निक जिसमें सब्लिमेटिंग सब्सटेंस को नॉन सब्लिमेटिंग सब्सटेंस से क्या कर सकते हैं भाई, सेपरेट आउट कर सकते हैं, इसी को कहते हैं सब्लिमेशन टेक्निक। समझ में आया। और कौन सा सब्सटेंस है जो सब्लिमेशन कर सकते हैं, जैसे कि एग्जांपल पॉइंट ऑफ व्यू समझे, इसके और एग्जांपल्स कौन से होंगे, जैसे कि आयोडीन, ठीक है, बेंजीन, कंफूर, नेफ्थलीन बॉल, नेफ्थलीन बॉल्स, इस तरीके से सारे सब्सटेंस जो है सब्लिमेटिंग सब्सटेंस, ठीक है, सब्लिमेटिंग सब्सटेंस है ये। और नॉन सब्लिमेटिंग सब्सटेंस हम लिख सकते हैं NaCl, MgCl2, सैंड हो गया, फेरस सल्फेट हो गया, ऐसे बहुत सारे सॉल्ट हैं जो नॉन सब्लिमेटिंग। इन दो सॉल्ट्स को अगर हम मिक्स कर दें तो सब्लिमेटिंग सब्सटेंस क्या होगा, सेपरेट आउट हो जाएगा, और नॉन सब्लिमेटिंग सब्सटेंस जो है वो सेपरेट आउट नहीं हो पाएगा। इस तरीके से सब्लिमेटिंग सब्सटेंस को नॉन सब्लिमेटिंग सब्सटेंस से हमने क्या कर लिया, सेपरेट आउट कर लिया, और टेक्निक कौन सी लगा दी, सब्लिमेशन टेक्निक लगा दी। समझ में आ गया होगा कि सब्लिमेशन टेक्निक क्या होती है। क्लियरिटी के साथ आपको समझ में आएगा सब्लिमेशन टेक्निक क्या होती है। अगर फिर भी कोई डाउट रह गया है तो आप मेरे को पूछ सकते हैं, ठीक है, समझ में आया। तो सब्लिमेशन टेक्निक आपके सामने क्लियर हो गई, सब्लिमेशन टेक्निक क्या होती है। अब हम चलते हैं नेक्स्ट टेक्निक की तरफ, दैट इज क्रोमेटोग्राफी। इंपॉर्टेंट है, समझते हैं। तो ये टेक्निक तो आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गई होगी। अब चलते हैं नेक्स्ट टेक्निक की तरफ, दैट इज क्रोमेटोग्राफी। नेक्स्ट टेक्निक इज क्रोमेटोग्राफी। तो अगली टेक्निक का नाम है क्रोमेटोग्राफी टेक्निक। क्रोमेटोग्राफी, ठीक है, तो इसमें वर्ड आ रहा है क्रोमा। क्रोमा बेसिकली एक वर्ड है जो हमें कलर के बारे में बताएगा। किसके बारे में बताएगा, कलर के बारे में। और ग्राफी का मतलब रिटन, जैसे ऑटोबायोग्राफी होती है ना, आत्मकथा, खुद की कथा लिखनी, दैट इज ऑटोबायोग्राफी। सेम ग्राफी मीन्स रिटन, और किसको रिटर्न करना है, कलर को रिटर्न करना है। ये बात सबसे पहले किसने डिस्कवर की थी, माइकल स्वेट, ठीक है। कॉन्सेप्ट को इंट्रोड्यूस किया, इसके बारे में इसको डिस्कवर किया रशियन साइंटिस्ट थे। ये मैंने आपको वीडियोस में बताया भी था, रशियन साइंटिस्ट थे। कैसे, कौन से साइंटिस्ट थे, रशियन साइंटिस्ट थे, रशियन साइंटिस्ट थे, ठीक है। रशियन साइंटिस्ट कौन से, माइकल स्वेट, माइकल स्वेट जो रशियन साइंटिस्ट थे, इन्होंने सबसे पहले क्रोमेटोग्राफी के बारे में डिस्कवरी करी। मतलब इसको डिस्कवर किया भाई इसी टेक्निक कैसे काम करती है, ठीक है, समझ में आया। तो क्रोमेटोग्राफी क्या होगा कि एक तरह से कलर को रिटन फॉर्म में एक्सप्लेन करना, ठीक है। तो कलर, रिटन इन कलर, ये भी ले सकते हैं, रिटन इन कलर, कलर को रिटन फॉर्म में एक्सप्लेन कर रहे हैं। भाई देखो ये कलर है, कलर को रिटन फॉर्म में लिख देना, तो टेक्निक क्या लेंगे, क्रोमेटोग्राफी। अब रिटन फॉर्म में कैसे करें, तो ये बात हमें समझनी है। तो रिटन फॉर्म में करने के लिए हमें इसकी टेक्निक को अच्छे से समझना है। कैसे समझेंगे वो देखते हैं। तो क्रोमेटोग्राफी टेक्निक्स में दो फेजेस होते हैं भाई। दो फेजेस कौन कौन से, एक तो फेज होता है मोबाइल, जैसा कि अभी हम मोबाइल से काम कर रहे हैं, ठीक। स्टेशनरी पे कहेंगे, स्टेशनरी फेस। तो क्रोमेटोग्राफी में हम मोबाइल फेस और दैट इज स्टेशनरी फेस, मोबाइल फेस और स्टेशनरी फेस के बेसिस पे एक डिफरेंशियल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ कंपोनेंट, कंपोनेंट का डिफरेंशियल डिस्ट्रीब्यूशन होता जाएगा। तो इस तरीके से हम मोबाइल फेस और सॉरी स्टेशनरी फेस को समझ सकते हैं, ठीक है। तो फेजेस जो होते हैं, फेजेस दो होते हैं,
कौन कौन से? पहला मोबाइल फेस, स्टेशनरी फेस, जो ऐसा फेस जो मूवमेंट शो नहीं कर सकता तो उसे क्या कहोगे? स्टेशनरी, जो रुका हुआ है। मान लो मैं यहाँ खड़ा हो गया तो मैं किस स्टेट में हूँ? स्टेशनरी। और अगर मैं चलने स्टार्ट लग गया तो क्या हो गया? मोबाइल फेस में आ गया। मतलब जैसे कि मोशन में आपने पढ़ा होगा ये चीजें, ठीक है। रेस्ट सिचुएशन और मोशन सिचुएशन सेम एज इट इज, ठीक है। तो मोबाइल फेस और स्टेशनरी फेस, देयर आर टू टाइप्स ऑफ फेसेस, ठीक है। जो मूवमेंट शो का स्टेशनरी फेस होगा, बात समझ में आई? एक मोबाइल फेस होता है तो इसमें क्या होगा? डिफरेंशियल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ कंपोनेंट इन मोबाइल फेस एंड स्टेशनरी फेस, दैट इज द प्रिंसिपल फॉर क्रोमेटोग्राफी टेक्निक। क्या होगा? डिफरेंशियल डिस्ट्रीब्यूशन, डिफरेंशियल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ कंपोनेंट, कंपोनेंट जो दैट इज नोन एज सॉल्वेंट एक्सेट्रा। तो डिफरेंशियल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ कंपोनेंट बिटवीन मोबाइल फेस एंड stationary face, stationary face, that is called as a principle for working the chromatography। मतलब एक डिफरेंशियल डिस्ट्रीब्यूशन होना चाहिए। मतलब क्या होगा कि मोबाइल फेस लोअर कंसंट्रेशन से हायर कंसंट्रेशन में मूवमेंट शो करेगा और जो स्टेशनरी फेस है उसमें वो कंसंट्रेशन बढ़ना स्टार्ट हो जाएगा। इस तरह के कॉन्सेप्ट को हम क्या कह सकते हैं? डिफरेंशियल डिस्ट्रीब्यूशंस, ठीक है। समझ में आ गया होगा डिफरेंशियल डिस्ट्रीब्यूशंस किस तरीके से काम करता है, समझ में आ गया? तो दो फेजेस होते हैं डिफरेंशियल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ कंपोनेंट के बेसिस पे हम समझ सकते हैं कि कैसे ये दो फेज वर्क करते हैं। तो समझ में आ गया? अब हम समझते हैं इसका एग्जांपल, ठीक है। तो पेपर क्रोमेटोग्राफी बेसिकली हम समझ रहे हैं। एक कॉलम क्रोमेटोग्राफी भी होती है, वो हम डिस्कस थोड़ी देर बात करेंगे। अभी हम पेपर क्रोमेटोग्राफी के बारे में समझते हैं। इसके बारे में पेपर क्रोमेटोग्राफी, तो देखते हैं पेपर क्रोमेटोग्राफी क्या होती है। एक पेपर होता है, उस पेपर को क्रोमेटोग्राफिक पेपर कहते हैं। उसमें क्या होता है? जो हमारे पास सॉल्वेंट होता है वो मूवमेंट शो करता है। सिंपल पेपर में जल्दी से मूवमेंट शो नहीं होती, उसमें क्या होता है? बहुत रैपिडली शो होते हैं, ठीक है। रैपिडली शो होते हैं, ठीक है। समझ में आ गया? तो इस तरीके से हमारे पास एक पेपर है। ये पेपर मैंने, बहुत बड़ा बंडल आता है पेपर का, पेपर मैंने ले लिया। नियर अबाउट हम कह सकते हैं 10 सेंटीमीटर या 20 सेंटीमीटर के, 24 सेंटीमीटर मान लीजिए, बुक्स में 24 दिया होता है। 24 सेंटीमीटर के आसपास लॉन्ग इसकी लेंथ होती है, ठीक है। और उसकी ब्रेड बहुत कम होती है। समझ में आ गया? 3 to 4 सेंटीमीटर के आसपास इतनी ब्रेड लेंगे। तो एक हमने एक पेपर ले लिया, दैट इज क्रोमेटोग्राफी, क्रोमेटोग्राफिक पेपर ले लिया, ठीक है। समझ में आ गया? अब क्या लेंगे? दूसरा एक सॉल्वेंट लेंगे, किसके अंदर? एक बेल शेप जार के अंदर। ये मान लो मेरे पास एक बेल शेप जार है। जो जार हम लेंगे वो जार की जो लंबाई है वो नियर अबाउट इस पेपर से बड़ी ही होनी चाहिए, ठीक है। समझ में आ गया? तो जार हम लेंगे, इसको बेल शेप जार लेंगे, बेल शेप जार लेंगे। इसके बाद इस जार के अंदर एक सॉल्वेंट डालेंगे। जो सॉल्वेंट हम डालेंगे, हमने इसे कंटेनर में डाल दिया। ये मान लो मैंने वाटर फिल कर दिया। मान लो वाटर सबसे आसानी से सॉल्वेंट के रूप में आप दिखा सकते हैं मोबाइल फेस के फॉर्म में। तो मैंने यहाँ पर डाल दिया एक सॉल्वेंट। एग्जाम्पल पॉइंट ऑफ व्यू से मैं वाटर लिख देता हूँ, डाल दिया। क्या करेंगे? एक स्टैंड लेंगे। एक स्टैंड की जरूरत भी पड़ेगी इस पूरे सेटअप को वर्क करवाने। ये मान लो एक स्टैंड एक ले लिया हमने, इस तरीके का हुक, और एक थ्रेड ले लिया, रस्सियां, छोटे से धागा ले लिया। इन सब चीजों को यूज करके हम पेपर क्रोमेटोग्राफी टेक्निक को वर्कआउट में करेंगे, ठीक है। कैसे? सबसे पहले जार लिया, इस जार के अंदर मैंने क्या डाला? ये सॉल्वेंट डाल दिया। भाई ये डाल दिया मैंने सॉल्वेंट इस जार के अंदर डाल दिया। कितनी बात हो गई? तो ये तो खत्म, इसकी जरूरत नहीं है।
इसके बाद क्या करोगे, इस क्रोमेटोग्राफी पेपर को इसके अंदर डालेंगे। भाई क्रोमेटोग्राफिक पेपर को भी भाई मैंने यहाँ से हटाया और इसके अंदर लगा दिया। ये मान लो मेरे पास क्रोमेटोग्राफी पेपर है और मैंने इसके अंदर इसको लगा दिया, ये भी खत्म। अब आएगा थ्रेड और हुक। हुक इस तरीके से हम इसमें अटैच कर देंगे थ्रेड से, और उसके बाद ये भी खत्म हो गया। अब बचा स्टैंड। तो स्टैंड को हम यहाँ पे इस तरीके से लगा देंगे। ठीक है, किस तरीके से लगा देंगे, इस तरीके से लगा सकते हैं। देखो, तो स्टैंड को भाई मैंने यहाँ लगा दिया। ठीक है, देखो स्टैंड को कहाँ लगा दिया, यहाँ लगा दिया। सभी चीजें समझ में आ गई होंगी। ये मान लो हमारा स्टैंड है, ये स्टैंड, और स्टैंड मैंने यहाँ लगाई इस तरीके से। हो गया, सभी चीजें सेटअप हो गई है। इसके अंदर ये तो है सॉल्वेंट, जो क्या होगा मोबाइल फेस में, किसमें होगा, मोबाइल फेस। इस पेपर पे जो वाटर के अंदर सॉल्यूशन टिप नहीं है, उसके ऊपर एक मार्क लगाएंगे पेंसिल से, कलर की इंक का डॉट लगाते हैं। किस कलर का, ब्लैक कलर की इंक का डॉट लगाते हैं। लगा दिया, ये ब्लैक इंक डॉट लगा दिया। ब्लैक इंक क्यों लिखी, ब्लैक इंक में डिफरेंट कंपोनेंट जो है हम आसानी से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ब्लैक इंक का डॉट लगा दिया। थोड़ी देर के बाद आप देखोगे कि जो इसके अंदर मोबाइल फेस था ऊपर राइज होना स्टार्ट हो गया। कैपिलरी एक्शन जैसे होता है, कैपिलरी एक्शन उस तरीके से क्या हो गया, राइज होना स्टार्ट हो गया। जैसे जैसे राइज होगा तो ये जो ब्लैक कलर का डॉट था ये भी इसके साथ धीरे धीरे क्या होगा, राइज अप होगा। मोबाइल फेस क्या होगा, उसको ऊपर लेके जाएगा। जो पेपर है ना, वो आपको पता है स्टेशनरी फेज में प्रेजेंट, जो मूवमेंट शो नहीं करता। ठीक है, तो क्या होगा, इसके अंदर जैसे ऊपर बढ़ेगा तो डॉट जो है, एक डॉट यहाँ आ जाएगा, एक डॉट यहाँ आ जाएगा, और फाइनली एक डॉट यहाँ, उसके बाद नहीं आएगा। जो पहला डॉट आया इसका कलर आया रेड, कैसा कलर आया, रेड आया। दूसरा डॉट जो आया इसका कलर आया ब्लू, और तीसरा डॉट जो आया इसका कलर आया येलो। इस तरीके से हमने समझा कि एक ब्लैक कलर की इंक, उसमें 3 कंपोनेंट थे और हमने इसको लिख के बता दिया। तो क्रोमेटोग्राफी टेक्निक पे यहाँ पे काम करी गई। तो क्रोमेटोग्राफी मतलब क्या हो गया कि ब्लैक कलर की इंक को, मतलब कोई एक जो कंपोनेंट है, कलर है, उसको हम डिफरेंट कलर्स में, डिफरेंट कंपोनेंट में सेपरेट आउट कर दे। इस तरीके से 3 कलर्स में सेपरेट आउट। इसका मतलब जो हमारे पास ब्लैक कलर की इंक होती है, किस कलर की, ब्लैक कलर की जो इंक होती है, वो ब्लैक कलर की इंक में कौन कौन से कलर प्रेजेंट होते हैं। तो हमारा आंसर आएगा भाई रेड कलर भी होता है, ब्लू कलर भी होता है, और भाई येलो कलर भी होता है। इस तरीके से हम कह सकते हैं 3 कलर ब्लैक इंक में प्रेजेंट होते हैं। इस तरीके से पेपर क्रोमेटोग्राफी, कौन सी, पेपर क्रोमेटोग्राफी टेक्निक, हमने क्या किया कि एक कंपोनेंट जो था हमारे पास ब्लैक कलर का इंक, वो डिफरेंट कंपोनेंट्स में, रेड में, ब्लू में, येलो में, इस तरीके से डिफरेंट कलर्स में सेपरेट आउट हो गई। और टेक्निक जो हमने यूज की उस टेक्निक का क्या नाम होगा, बताओ कौन सा नाम होगा, क्रोमेटोग्राफी टेक्निक होगा। समझ में आया, क्रोमेटोग्राफी टेक्निक्स हो सकता है, समझ में आया। तो क्रोमेटोग्राफी टेक्निक्स क्या होती है, differential distribution of mobile of component between mobile face and stationary face। जो differential distribution क्या था कि मोबाइल फेस जो था वो स्टेशनरी फेस में मूवमेंट शो करने लग गया, धीरे धीरे राइज अप होने लग गया। इस तरीके से डिफरेंशियल डिस्ट्रीब्यूशन जो हुआ दैट इज नोन एज क्रोमेटोग्राफी टेक्निक्स कह सकते हैं। समझ में आया कि क्रोमेटोग्राफी टेक्निक क्या होती है, differential distribution of component between the mobile face and stationary face। इस तरीके से तो हम कह सकते हैं क्या होते हैं, मोबाइल फेस और स्टेशनरी फेस। इट इज नोन एज कौन सी टेक्निक, क्रोमेटोग्राफी टेक्निक हो सकती है। अब बात आती है क्रोमेटोग्राफी टेक्निक को हम कहाँ यूज कर सकते हैं। तो हमारा आंसर आएगा
जो ब्लड में ड्रग्स का अमाउंट होता है, ड्रग्स मतलब ऐसी मेडिसिन जो जानबूझ के दी जाती है, डिफरेंट टाइप की ड्रग्स होती है, डिफरेंट प्लेस आपके सिलेबस में नहीं, ठीक है। तो कहाँ कहाँ इसका यूजेस होते हैं? फाइंड आउट द ट्रेस अमाउंट ऑफ ड्रग्स इन द ब्लड, फाइंड आउट द ट्रेस अमाउंट of drugs in the blood sample, ब्लड सैंपल के अंदर जो जो ब्लड सैंपल है उसको हमें क्या करना है, ट्रेस आउट करना है। तो टेक्निक कौन सी आएगी भाई? क्रोमेटोग्राफी टेक्निक यूज कर सकते हैं, समझ में? और कहाँ यूज कर सकते हैं? पिगमेंट, पिगमेंट फाइंड आउट करने के लिए दूसरा हम यूज समझे तो दूसरा हो गया भाई पिगमेंट। क्या होगा? पिगमेंट्स। और पिगमेंट्स किसमें प्रेजेंट होते हैं? लीव्स में होते हैं। तो लीफ एक्सट्रैक्ट में जो क्लोरोफिल प्रेजेंट होता है उसको हम फाइंड आउट करने के लिए भी पेपर क्रोमेटोग्राफी करते हैं, ठीक है। तो क्लोरोफिल पिगमेंट को फाइंड आउट करने के लिए हम क्या यूज करते हैं? क्रोमेटोग्राफी टेक्निक यूज कर सकते हैं। साथ में फॉरेंसिक लैब में इसको और कहाँ यूज कर सकते हैं? फॉरेंसिक लैब, जो फॉरेंसिक लैब्स होती है जो आइडेंटिफाई करती है डिफरेंट टाइप के जो ब्लड सैंपल्स वगैरह होते हैं, ठीक है, उसमें हम फॉरेंसिक लैब में भी हम क्या यूज करते हैं? क्रोमेटोग्राफी टेक्निक यूज कर सकते हैं। इस तरीके से आपको समझ में आया कि क्रोमेटोग्राफी टेक्निक क्या होती है, ठीक है। क्रोमेटोग्राफी टेक्निक क्या होती है, क्लियर हो गया? तो क्रोमेटोग्राफी टेक्निक कहाँ कहाँ यूज कर सकते हैं, बहुत बड़ा कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा। क्रोमेटोग्राफी टेक्निक क्या होती है, क्लियर हो गया? तो क्रोमेटोग्राफी टेक्निक हो गई। अब हम चलते हैं बेटा नेक्स्ट टेक्निक की तरफ, दैट इज नोन एज ग्रेविटी सेपरेशन बाय यूजिंग सेपरेटिंग फनल। ये कॉन्सेप्ट कहाँ यूज करते हैं? जब हमारे पास दो इमिसिबल लिक्विड्स हो। इमिसिबल मतलब ऐसे लिक्विड जो आपस में डिसॉल्व नहीं हो सकती, इस तरह के लिक्विड को अगर हमें सेपरेट आउट करना है बाय यूजिंग द कॉन्सेप्ट ऑफ ग्रेविटी, दैट इज नोन एज ग्रेविटी सेपरेशन। क्या होगा? ग्रेविटी सेपरेशन होगा, ठीक है। देखते हैं कैसे होगा। तो नेक्स्ट टेक्निक की तरफ हम चल रहे हैं, ग्रेविटी सेपरेशन टेक्निक। ग्रेविटी सेपरेशन टेक्निक बाय यूजिंग सेपरेटिंग फनल। तो नेक्स्ट है ग्रेविटी सेपरेशन, ग्रेविटी सेपरेशन टेक्निक by using separating funnel, by using separating funnel, ग्रेविटेशनल फोर्स यूज करके, सेपरेटिंग फनल यूज करके दो इमिसिबल लिक्विड को अगर हमें सेपरेट आउट करना है तो टेक्निक यूज करें कौन सी? सेपरेशन टेक्निक में ग्रेविटी सेपरेशन बाय यूजिंग सेपरेटिंग फनल। समझ में आ गया सेपरेटिंग फनल्स क्या होते हैं और इसको हम समझते हैं। तो देखो सबसे पहले एक सेपरेटिंग फनल होता है। जो सेपरेटिंग फनल है वो किस तरह का दिखाई देता है? ये मान लीजिए मेरे पास एक सेपरेटिंग फनल, ये है मेरे पास एक सेपरेटिंग फनल इस तरीके का ग्लास का बना होता है। यहाँ पे इसका स्टॉप कॉक लगा होता है इस तरीके का, इस स्टॉप कॉक होता है, इसमें लगा हुआ होता है। ऊपर से एक सॉल्यूशन इसके अंदर डाल सकते हैं, ग्लास का बना होता है, इसे कहते हैं सेपरेटिंग फनल जो बेल शेप का होता है, ठीक है। तो अब ग्रेविटेशनल फोर्स होता है कि यूज करना है और साथ में दो इमिसिबल लिक्विड्स को सेपरेट आउट करना है। क्या करना है? टू इमिसिबल लिक्विड सेपरेटेड फ्रॉम ईच अदर। दो जो इमिसिबल लिक्विड है उनको क्या करना है? सेपरेट आउट करना है। सेपरेट आउट करना है किस तरीके से कर सकते हैं? तो इमिसिबल लिक्विड का हम एग्जांपल समझ लेते हैं, जैसे कि ऑयल एंड वाटर। ऑयल
एंड वाटर। पहला एग्जांपल क्या होगा, ऑयल एंड वाटर। इसके साथ हम कह सकते हैं बेंजीन फ्रॉम वाटर, वो भी हो सकता है, क्लोरोफॉर्म फ्रॉम वाटर भी हो सकता है, मर्करी फ्रॉम वाटर भी हो सकता है, ठीक है, कार्बन टेट्राक्लोराइड फ्रॉम वाटर। इस तरीके से बहुत सारे इमिसिबल सब्सटेंस, जैसे कि मैंने आपको वीडियोस में बताया, किसी की डेंसिटी हाई होती है, किसी की डेंसिटी लो होती है, एज कंपेरिजन टू वाटर। तो एक फ्लोट करेगा, एक सिंक करेगा, वो कॉन्सेप्ट हम समझेंगे। तो पहला एग्जांपल मैं आपको बता रहा हूँ, ऑयल एंड वाटर। टाइम होने कैसे वाला लिक्विड होंगे भाई ये, रोहित इमिसिबल सर लिक्विड्स होते हैं भाई। कैसे लिक्विड्स होंगे, इमिसिबल लिक्विड्स, रोहित सर ठीक है। इमिसिबल लिक्विड्स उनको हम क्या करेंगे, सेपरेट आउट करेंगे। कैसे, पहले उनको मिलाएंगे, कोशिश करेंगे, कोशिश तो करनी पड़ेगी, कोशिश नहीं करेंगे तो कौन कर चलेगा। पहले हम इमिसिबल लिक्विड को आपस में मिलाने की कोशिश करेंगे। कैसे करेंगे, एक कंटेनर लेंगे, उस कंटेनर में ऑयल डालेंगे, वाटर डालेंगे, स्टाइरर लेंगे, जिससे हम उसको मिक्स करने की कोशिश रोहित सर करेंगे, टाइम होने लेकिन वाला है। कोशिश कर पाएंगे, लेकिन मिक्स क्यों नहीं होगा। दो दोनों कैसे लिक्विड्स हैं, इमिसिबल लिक्विड, मिक्स करने की कोशिश कर ली, कोशिश कामयाब नहीं हो पाई, तो कोई बात नहीं, कोशिश तो की, ये तो बात याद रहेगी, ठीक है। ये मेरे पास एक बीकर है, इस बीकर में मैंने ऑयल प्लस वाटर, क्या क्या, ऑयल एंड वाटर फिल कर भाई। नीचे जो मैंने इसके अंदर भर दिया, ये हो गया वाटर, और दूसरा सब्सटेंस जो इसके अंदर फिल अप कर दिया, दैट इज ऑयल। इस तरीके से इसमें क्या क्या हो गया, ऑयल प्लस वाटर। टायरर से हम इसको मिक्स करने की कोशिश की, लेकिन मिक्स नहीं हो पाया, कोशिश करें लेकिन नहीं हो पाया, वो हमारी अलग बात है। फिर हमने इस पूरे सॉल्यूशन को इस कंटेनर के अंदर डाल, पूरे सॉल्यूशन को इस फनल के अंदर डाल दिया, डाला। डालते के साथ क्या होगा कि भाई जो वाटर था वो इस तरीके से फिलअप होना स्टार्ट हो, जितना हम सॉल्यूशन होगा उतना फिलअप कर देंगे। इस तरीके से क्या हो गया, फिलअप हो गया। इसमें कुछ पार्टिकल्स होंगे जैसे ऑयल के, वो पार्टिकल्स बेचारे कोशिश करेंगे मिल जाए, लेकिन नहीं मिल पाए। फाइनली वो कहां प्रेजेंट हो जाएंगे, सरफेस ऑफ द लिक्विड, क्योंकि इसकी जो डेंसिटी होती है वो क्या होती है, वाटर से कम होती है। तो समझ में आ गया, दिखाई दे रहा होगा अच्छे से। अब क्या करना है, नीचे जो ये मेरे पास इसकी जो लास्ट पॉइंट था, यहाँ पे मैं लगा दूंगा क्या, एक कंटेनर, ताकि सॉल्यूशन इसके अंदर इकट्ठा हो जाए। अब ये मत सोचें छोटा कंटेनर लगा दे इतना सारा सॉल्यूशन कैसे आएगा, ये सिर्फ एग्जाम्पल पॉइंट ऑफ व्यू से समझा रहा हूँ, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे क्या लगा दिया, एक कंटेनर लगा दिया, क्या लगाया, एक कंटेनर लगा दिया। कंटेनर के अंदर लगाने के बाद मैंने इसको क्या कर दिया, ओपन, जिसमें वो नहीं होता टैप होता है, ओपन कर देते हैं, सेम वही ओपन कर दिया। ओपन करते के साथ सॉल्यूशन इसके अंदर जो वाटर था वो इसके अंदर आना स्टार्ट हो जाएगा। अगर वो नीचे आएगा तो आप मानिए ये जो पूरा लेयर थी वो धीरे 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 कहाँ आ जाएगी, यहाँ तक आ। अगर ये जो लेयर है वो यहां तक आ गई, बंद कर दो। बंद करने के बाद क्या होगा, ये जो पूरा वाटर था वो तो यहां से क्या हो गया, नीचे आ गया। ये जो लेयर थी वो यहां से खत्म होके ये लेयर कहाँ आ गई, यहाँ, यहाँ आ गई, ठीक है। तो वाटर तो सारा इसमें इकट्ठा हो गया। फिर हमने कंटेनर को हटा दिया, दूसरा कंटेनर लाए, फिर हमने इसको खोल दिया। तो 99% के आसपास मान रहे हैं कि एक जो ऑयल है वाटर से सेपरेट आउट हो गया। समझ में आया, इस तरीके से सेपरेटिंग फनल से हमने ग्रेविटी कॉन्सेप्ट कैसे वर्क किया, क्योंकि ग्रेविटेशनल फोर्स डाउनवर्ड काम करता है, ग्रेविटेशनल फोर्स डाउनवर्ड काम करता है, मतलब टॉप से बॉटम की तरफ काम करेगा, ठीक है। टॉप से बॉटम की तरफ काम करेगा। तो इस तरीके से क्या होगा कि जो वाटर था वो पहले डाउनफॉल हो गया, उसके बाद क्या डाउनफॉल हो जाएगा, ऑयल हो जाएगा। समझ में आया, इस तरीके से हम ऑयल को वाटर से अलग कर लिया, दो इमिसिबल लिक्विड्स है, दोनों को मैंने क्या कर लिया, सेपरेट आउट कर लिया। किस तरीके से किया, तरीका कौन सा होगा, ग्रेविटी सेपरेशन
टेक्निक बाय यूजिंग सेपरेटिंग फनल्स। ठीक है, समझ आया? तो ये था हमारा ग्रेविटी सेपरेशन टेक्निक बाय सेपरेटिंग फनल। और एग्जांपल समझते हैं इसका, जो मैंने आपको डेंसिटी के बेसिस से बताया था जैसे, उनके बारे में और समझते हैं। नेक्स्ट और रोहित सर, रोहित सर, समझ में आ गया होगा भाई किस तरीके से हो सकता है। रोहित तो हम सर। लेते हैं जैसे बेंजीन और ईथर का केस। ठीक है, बेंजीन और ईथर, बेंजीन ईथर ऑर्गेनिक कंपाउंड्स होते हैं। बेंजीन का स्ट्रक्चर बेटा कुछ इस तरीके से होता है। बेंजीन इस तरीके से होती है, अल्टरनेट डबल सिंगल बॉन्ड होते हैं, इसे बेंजीन रिंग कहते हैं। C6H6 इसमें प्रेजेंट होता है, दैट इज बेंजीन रिंग। ठीक है, ईथर का फॉर्मूला कुछ इस तरीके से, डिफरेंट टाइप के ईथर हो सकते हैं, ROR। R is the alkyl group, that is alkyl group। क्या होगा? alkyl group। They are non-polar, डिसॉल्व नहीं हो सकते वाटर के साथ, लेकिन इनकी जो डेंसिटी होती है एज कंपेरिजन टू वाटर, वो कैसे होती है? लाइटर होती है, हल्की होती है। ठीक है, तो अगर हमारे पास ये है बेंजीन और ईथर, और इसको हम इस दोनों कंपाउंड में कोई से भी दोनों को या एक एक करके दोनों को वाटर के साथ मिक्सअप कर देते हैं, वाटर के साथ मिक्सअप करते हैं, कर दिया? तो वाटर के साथ मिक्सअप किया तो क्या होगा? जो बेंजीन है उसकी डेंसिटी क्या होगी? लेस होगी। तो क्या होगा? वो तो भाई ऊपर आ जाएगा, इसकी लाइटर होगी, और जो हैवियर होगा वो कहाँ रह जाएगा? नीचे। इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं? सेपरेशन कर सकते हैं। जैसे मान लो मेरे पास है कार्बन डाइसल्फाइड, कार्बन डाइसल्फाइड, कार्बन डाइसल्फाइड या फिर क्लोरोफॉर्म, क्लोरोफॉर्म, ये क्या होते हैं? हैवियर होते हैं इस कंपैरिजन टू वाटर। अगर इसको वाटर के साथ मिक्स करें तो ये तो होते हैं बेटा हैवियर, हैवियर देन वाटर, और ये कैसे होते हैं? लाइटर देन वाटर। तो इस तरीके से डेंसिटी के बेसिस पे हम क्या कर सकते हैं? दो इमिसिबल लिक्विड को सेपरेट आउट कर सकते हैं। समझ में आ गया होगा कि किस तरीके से एक कंपोनेंट को दूसरे कंपोनेंट से अलग कर सकते हैं। दैट इज separation by using the separating funnel by using the concept of gravitation force of attraction। समझ में आ गया? ग्रेविटेशन फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या है? तो यहाँ आके हमारी टेक्निक्स जो है वो नियर अबाउट पूरी हो गई है, सिर्फ एक विश्लेषण बच गया है, वो हम नेक्स्ट कभी किसी क्लासेस में कंटिन्यू कर लेंगे। तो आज की क्लास हम कंटिन्यू कंप्लीट करते हैं यहाँ आके कि हमें समझ में आया कि सेपरेशन